मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिटर्मिनेंट में कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है कैसे डिसाइड करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। दूसरा, कोई भी इक्वेशंस अगर आपका दिया हुआ है तो होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में आप लिखिए 4 का ए में, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री। 4 का ए में आप लिखिए कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री। अब देखिए हेडिंग थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री कब हम लोग कहते हैं, जब वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसको फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में कल भी थोड़ा सा बताए थे कि जहां पर एक से ज्यादा इक्वेशंस होगा उसको हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। और इसके बाद है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप सोल्व करते हैं और उसका कुछ वैल्यू आता है, मतलब सॉल्यूशन आता है, तब तो हम कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। हेडिंग सबको समझ में आ गया। तो डेफिनेशन में लिखिए, डेफिनेशन में लिखिए हेडिंग क्या था, सब लिख लिए। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री। डेफिनेशन में लिखिए ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी consistent, is said to be consistent if it has at least one solution, if it has at least one solution। इसका मतलब आप क्या समझे कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाएगा। कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब उसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए। एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस लिख रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। इस तरह का इक्वेशंस जो है आप 8, 9, 10th क्लास से सोल्व करते हुए आ रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि अच्छा बताइए ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर करके x और y का वैल्यू बताइए कि क्या आ रहा है, जल्दी से सब लोग रिप्लाई कीजिए। x और y का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 है। तो x और y का वैल्यू क्या होगा, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालिए। कुछ लोगों का जवाब आया लेकिन गलत आ रहा है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसका आंसर होगा। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट देखिए, अगर ये इक्वेशंस दिया जाए तो आपको किस तरह से इक्वेशन सोल्व करने के लिए सिखाया गया था। आपको बताया गया था कि दोनों में किसी एक को, दोनों का मतलब x और y में किसी एक को कैंसिल कर दीजिए। तो जब आप किसी एक को कैंसिल करना चाहेंगे तो कब कैंसिल करते थे, यहाँ पे 2, अगर हमको y को कैंसिल करना होगा तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर करके इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर भी 2 हो जाएगा और यहां पर भी 2 हो जाएगा। तब जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, x और y दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है ये इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट।
क्यों इनकंसिस्टेंट कहेंगे? क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। हम आपको क्या बताएं कि कम से कम एटलीस्ट है एक सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन आ सकता है, लेकिन इसमें क्या हुआ, x और y का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इस तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग इनकंसिस्टेंट कहेंगे। सबको समझ में आ गया? आपसे अगर ये पूछा जाता कि अच्छा बताइए ये कैसा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो आप बोलते कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है इनकंसिस्टेंट है। तो बगल में लिख लीजिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट because it has no solution। क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसीलिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। अब हम आपसे कहें कि बताइए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको जब आप सोल्व करेंगे और x और y का वैल्यू आएगा तब तो हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, और अगर x और y का वैल्यू पहले के जैसा नहीं आएगा तब बोलेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। सबको समझ में आ गया? अब आप बताइए कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा? तो देखिए कॉमन सेंस, x इक्वल टू वाई हो जाएगा, x इक्वल टू वाई होगा, y के जगह पे x पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू भी 1 आ गया और y का भी वैल्यू 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन आया। तो जब इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। यानी कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सो कंसिस्टेंट है। कोई पूछेगा कि क्यों ये कंसिस्टेंट हुआ, तो आप कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन आ रहा है, और वो क्या सॉल्यूशन आ रहा है, x का वैल्यू 1 आ रहा है और y का वैल्यू 1 आ रहा है। तो लिख लीजिए इसको भी कि बगल में कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent। System of equations is consistent because system of equations is consistent because it has a solution, because it has a solution x equal to 1 comma y equal to 1। तो इतना सब लोग को समझ में आ गया कि कोई गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम आपको बताया कि अगर उसका सॉल्यूशन आता है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। यहां तक क्लियर हो गया? 4 का अब बी में लिखिए, ये 4 का ए है, 4 का बी में लिखिए। होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन को होमोजेनियस हम लोग कब कहेंगे? तो कहता है कि हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम अगर इक्वल आएगा तो उसको हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे, और हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम जितना आएगा उतना डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा? पहले डिफिनीशन लिखिए। Equation is said to be homogeneous। Equation is said to be homogeneous। Equation is said to be homogeneous if the sum of powers of the variables, if the sum of powers of the variables in each term is same, in each term is same। देखिए जो बात अभी हम बोल रहे थे वही बात आपको लिखाया गया है कि कोई भी इक्वेशन आप होमोजेनियस तभी कहेंगे जब हर एक टर्म का वेरिएबल का पावर का सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
जैसे इसको एग्जांपल से फिर समझते हैं। यहां पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो इक्वेशंस है ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, तो आप कैसे देखेंगे? तो यहां पर देखिए तीन टर्म है। कितने टर्म है? तीन टर्म है। वेरिएबल क्या है? एक्स और वाई। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर एच जो है वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता है। 11th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, जो कि ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहला टर्म में देखिए, सबसे पहला टर्म में वेरिएबल का पावर का सम क्या है? तो x का पावर 2 और y का पावर 0, नहीं तो कितना हो गया? 2, ठीक है, 2 हो गया। दूसरा टर्म में देखिए वेरिएबल का पावर, x का पावर 1 और y का पावर 1, कितना हो गया? 2। तीसरा टर्म में देखिए x का पावर 0 और y का पावर 2, तो कितना आ गया? 2। अब देखिए हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसको हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। और क्या बताए थे? सम जितना आएगा उतना डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा। तो यहां पर सम कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इस इक्वेशंस को हम लोग सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। अब वेरिएबल क्या है? x और y है, तो हम कहेंगे कि x और y में ये होमोजेनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का। समझ में आया सब लोग को? तो लिख लीजिए होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री in x and y, homogeneous equation of second degree in x and y। तो कोई भी इक्वेशंस दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, तो कैसे डिसाइड करना है? हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम आपको देखना है। अगर हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम इक्वल आएगा तो उसको होमोजेनियस इक्वेशन कहेंगे। पावर का सम जितना आएगा उतना डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा। अगर x y में है तो कहेगा कि x y में है। यहां पे हम क्या लिखे? इन x y में ये सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिए कि h यहां पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। अब आप लोग को यस और नो लिख करके भेजना है, सिर्फ यस और नो। ये जो इक्वेशंस हम आपको दिए ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, सिर्फ यस और नो। अगर आपको लगता है कि होमोजेनियस इक्वेशन है तो यस लिखिए, अगर आपको लगता है कि होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है तो नो लिख दीजिए। चलिए सभी लोगों का सही जवाब आ रहा है। एक दो बच्चे वो क्लास में रहते हैं इस तरह के, उनको कुछ भी समझाइए समझ में नहीं आता है, वो लिख रहे हैं नो। 3 बच्चा है सो भेजा है कि नो सर, समझ में नहीं आता है। चलिए जो नो लिखे हैं फिर से देख लीजिए। अब ये इक्वेशन जो है आपका होमोजेनियस इक्वेशन है, कैसे डिसाइड हुआ और आपको कहां, आप क्या सोच रहे थे उसको देखिए। जो बात हम बताते हैं वो बात आप क्यों नहीं सोच पाते हो? यहां पर पहला टर्म में देखिए, पहला टर्म में x का पावर क्या है? 1, y का पावर क्या है? जी अरे y का टर्म ही नहीं है। तो जब y का टर्म नहीं है इसका मतलब y का पावर 0। किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। पहला टर्म में z है ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि z का पावर 0। तो देखिए यहां पे क्या आ गया? 1। दूसरा टर्म में x का पावर 0, y का पावर 1, z का पावर 0, फिर क्या आ गया? 1। तीसरा टर्म में x का पावर 0, y का पावर 0 और z का पावर 1, तो क्या आ गया? 1। तो क्या हुआ? हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम कितना आया? 1 आया।
हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम कितना आ गया, 1 आ गया, तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है। किस में? तो यहां पे 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, तो हम कहेंगे एक्स वाई जेड। तो नीचे एक लाइन फिर लिख लीजिए कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई एंड जेड। इस बार किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो समझाते हैं ना उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो बताया नहीं जा रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। और जवाब भी देना है। जवाब आप नहीं दीजिएगा तो मेरे को पता कहां से चलेगा कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। चलिए तीसरा एग्जांपल लिखिए। तीसरा एग्जांपल है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5। 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 5। फिर आपको यस और नो लिख करके भेजना है। अगर आपको लगता है कि होमोजेनियस इक्वेशन है तो यस भेजिए, अगर आपको लगता है कि होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है तो नो लिखिए, ठीक है? देखिए अब ये बात सब लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन इस बार जवाब बहुत कम आया। ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। आपको तो लग रहा होगा कि नहीं सर, हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम तो वो नहीं आ रहा है। 5 तो राइट साइड है, नहीं 5 राइट साइड रहे या लेफ्ट साइड रहे, इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? कोई जरूरी है कि इक्वल टू 0 ही रहेगा? 5 को हम लेफ्ट साइड लेके चले गए। अब देखिए यहां पे क्या है, अब इसको देखिए। पहला टर्म में x का पावर 1, y का पावर 0, z का पावर 0, 1 आया। दूसरा टर्म में x का पावर 0, y का पावर 1 और z का पावर 0, 1 आया। तीसरा टर्म में x का पावर 0, y का पावर 0 और z का पावर 1, 1 आया। और चौथा टर्म में क्या हो गया, x का पावर भी 0, y का पावर 0 और z का पावर 0। देखिए तो हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम इक्वल नहीं है। हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर का सम इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो इसको हम होमोजेनियस इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो क्या बोलेंगे? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। बगल में लिख लीजिए नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। बोले यहां तक कंप्लीट है सब लोगों को? होमोजेनियस इक्वेशंस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस क्लियर हो गया। अब 4 का सी में लिखिए। यहां पे बी था, अब सी पॉइंट में लिखे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री। अब यहां पे क्या कह रहा है? अभी जो हम लोग देख रहे थे एक इक्वेशंस के बारे में सोच रहे थे। एक इक्वेशंस दिया हुआ रहता था और पूछा जाता था कि बताइए होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है। अब यहां पे क्या देखना है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि एक से ज्यादा इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा और सारा इक्वेशंस अगर होमोजेनियस है तब तो हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सो होमोजेनियस है। उसमें से कोई एक भी इक्वेशन नॉन होमोजेनियस रहेगा तो उसको हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नहीं कहेंगे। तो लिखिए डेफिनेशन में, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is said to be homogeneous. A system of linear equations is said to be homogeneous. A system of linear equations is said to be homogeneous if the sum of powers of, if the sum of powers of
द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज 1। अब 1 यहां पे क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ऊपर में हेडिंग में आपको बता दिया गया कि ये फर्स्ट डिग्री के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट डिग्री कब कहेंगे? फर्स्ट डिग्री कब कहेंगे? जब वेरिएबल का पावर का सम कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए यहां पे आपको लिखा हुआ है 1। क्या लिखे? ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ द सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज 1। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहां पर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, 2x माइनस y, लिखते जाइए सब लोग। x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0, और तीसरा है 3x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम का बात कर रहे हैं, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? जो होमोजीनियस कहना चाहते हैं HOMO सिर्फ लिखिए, जो नॉन होमोजीनियस लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो NON लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। जल्दी से बताइए। देखिए कुछ स्टूडेंट का फिर सही भी है, कुछ गलत है। एक स्टूडेंट तो लिख ही दिए हैं कि सर इसमें 2 होमोजीनियस है, एक नॉन होमोजीनियस है। अब बताइए हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो 1 और 2 का तो इसमें बात ही नहीं होगा। हम क्या बोले? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम का मतलब क्या हुआ? तीनों इक्वेशंस को आपको एक साथ देखना होगा। तो यहां पर देखिए ये तो इक्वेशंस आपका होमोजीनियस है, ये आपका होमोजीनियस है, बट यहां पे 5 आ गया तो होमोजीनियस होगा क्या? नहीं होगा। तो सिस्टम का जब बात आ गया तो तीनों को एक साथ, अगर कुछ उसमें कोई एक भी नॉन होमोजीनियस आ गया तो हम उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कोई अगर उस सिस्टम में कोई एक भी इक्वेशंस नॉन होमोजीनियस आ गया तब हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहेंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तीनों का तीनों अगर होमोजीनियस होता तब हम लोग बोलते कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सो होमोजीनियस है। तो बगल में लिख लीजिए, इसको हम इक्वेशन 1 कह रहे हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं, और ये क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसको क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल। यहां तक कंप्लीट कर लिए सब लोग? लिखिए x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0। तीसरा में लिखिए 3x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 0। अब बताइए कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है ये होमोजेनियस होगा कि नहीं होगा? हाँ, अब इस बार है सो सभी लोगों का सही जवाब है। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये होमोजेनियस है, और इसको देखिए हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया। तो बगल में आप लिख लीजिए कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, और ये सब लोग जानते भी हैं ना, 10th क्लास में भी आप पढ़ते हैं पॉलिनोमियल में। देखिए तो इसमें हम आपको बोलें, अगर ऐसा दिया हुआ रहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, और हम कहेंगे कि x और y का वैल्यू बताइए, क्या होगा? 0 0। x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 होगा? तो x इक्वल टू वाई,
एक y की जगह पे x, 2x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, कॉमन सेंस की बात है। ऐसे भी दिमाग में हम लोग को रहता है, कैलकुलेशन करते करते हम लोग सीख जाते हैं कि इसमें दोनों में से किसी एक भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है। दोनों में से किसी एक में अगर कांस्टेंट टर्म होता तब तो उसका सॉल्यूशन आ जाता, लेकिन यहां पे दोनों में से किसी एक में भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों में 0 0 आ गया। तो मेरे को पता है कि दोनों का x और y दोनों का सॉल्यूशन जो होगा वो 0 होगा, उसका वैल्यू x का इक्वल टू भी 0 और y इक्वल टू भी 0। तो यहां पर भी तो इसी तरह से है ना कि इसको जब हम आपको बोलें कि अच्छा जी सोल्व करके बताइए x y z का वैल्यू क्या होगा, तो x भी 0, y भी 0, z भी 0। क्यों होगा ऐसा समझ में आया? बिना कैलकुलेशन किए हुए आप बता सकते हैं, क्योंकि राइट साइड आपका सब में क्या है? 0 है, मतलब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं है। तब x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0 और z का भी वैल्यू 0 होगा। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए कि हेंस x इक्वल टू 0, हेंस x इक्वल टू 0, y को कॉमा, हेंस x इक्वल टू 0, कॉमा y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। हेंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 is a solution of homogeneous system of equations 2, is a solution of homogeneous system of equations 2, full stop। अगर कोई भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 आ जाए तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। याद रहेगा? तो उसी में फुल स्टॉप के बाद लिखिए दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए ट्रिवियल सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। एनी अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड a non-trivial solution। Any other solution is called a non-trivial solution। अब देखिए प्रॉब्लम कैसा रहेगा और प्रॉब्लम में हम कैसे इसको यूज करेंगे, इसको अब सीखना है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। यहां पर हम क्या देखें कि किसी भी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जब आप x y z का वैल्यू सोल्व करके निकालेंगे तो x का भी वैल्यू 0 आएगा, y का भी वैल्यू 0 आएगा, z का भी वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, इस तरह का होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होता है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 आएगा। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके अलावे अगर किसी भी तरह का सॉल्यूशन आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सी का ए में अब आप लिखिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सब लोग? सभी लोगों का हो गया? चलिए सी का ए में लिखिए इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू, ध्यान से रिजल्ट समझिएगा, अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, then given system of equations, if delta not equal to 0, then given system of equations has only trivial solution। if delta not equal to 0, then given system of equations has only trivial solution, and number of solutions in this case is 1। number of solutions in this case is 1। बी में लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। if delta equal to 0, comma
given system of equations, if delta equal to 0, given system of equations has non-trivial solution, has non-trivial solution as well as trivial solution, as well as trivial solution, and number of solutions, and number of solutions in this case is infinite, in this case is infinite। अब देखिए ये ए और बी किसका है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या हो गया कि कोई भी अगर आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, डेल्टा निकालिए। और कल है सो हम क्रेमर्स रूल बताए थे। डेल्टा क्या होता है? x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट से हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, उसको डेल्टा कहते हैं। और डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करने के लिए आता है। अगर डेल्टा का वैल्यू कहता है नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब आप कहेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है? ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और उसका सॉल्यूशन कितना होगा? 1। उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा? 1 यूनिक सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सो होमोजेनियस है और आप डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं और डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए, डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाए, तब हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एज वेल एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिख लीजिए, 10 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, 10 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, 10 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, 10 for non-trivial solution of system of homogeneous linear equations, delta equal to 0, delta equal to 0। नोट कीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27, 26 लास्ट तक हम कल बताए थे क्रेमर्स रूल में, और वो भी क्वेश्चंस जो है ना मिसलेनियस का है। डिटर्मिनेंट में जो मिसलेनियस चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 16 था, जो हम कल बताना भूल गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो पिछले क्लास में आपको बताए थे। 27 में लिखिए, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस। x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0। सेकेंड में है x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। और थर्ड में है 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। क्वेश्चन सब लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, आपको लगेगा कि इसको क्या सोल्व करना है। इसको तो अभी सर बता दिए कि राइट मतलब कांस्टेंट टर्म किसी भी इक्वेशंस में नहीं है तो x का भी वैल्यू 0 आएगा, y का भी वैल्यू 0 आएगा, z का भी वैल्यू 0 आएगा। तो इसको सोल्व क्या करना है? नहीं, जब क्वेश्चन में लिख रहा है कि सोल्व करके बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे सोल्व करेंगे? अब थ्योरी पे आइए। हम आपको थ्योरी में क्या बताएं? हम आपको थ्योरी में ये बताएं कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? डेल्टा निकालेंगे। अभी ए और बी में जो हम आपसे बात कर रहे थे तो हम वहां पे क्या बताएं कि डेल्टा अगर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 है
ठीक है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशंस जो होता है वो क्या कहलाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन होता है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और डेल्टा अगर आप निकालते हैं और डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब वहां पे क्या बताए थे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, 1। अब देखिए यहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है, कल हम क्रेमर्स रूल में बता चुके हैं। डेल्टा एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का यहां पे कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे 1 और 2, तो 1 और 2 हो गया। y का कोफिशिएंट -2 1 1, तो -2 1 1। z का कोफिशिएंट क्या है, 5 -2 -3, तो यहां पे हो जाएगा 5 -2 और -3। ये मेरा डेल्टा निकला। घर पे प्रैक्टिस किए थे ना क्रेमर्स रूल। अब इसको आप सोल्व कीजिए। देखिए नंबर छोटा है, नंबर छोटा है, तो आप किसी भी रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड कर दीजिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, दूर से मेरे को दिख रहा है कि -2 -3 -5 और +5 0 आ जाएगा। यहां पे देखिए 1 + 1 2 और -2 0। कोई भी डिटर्मिनेंट आगे जब हम और क्वेश्चंस करेंगे इस तरह का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो प्रॉपर्टी से अभी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम नहीं करवाए, ठीक है, प्रॉपर्टी बता दिए हैं। प्रॉपर्टी यूज कहां पे करते हैं और कैसे करते हैं। अब जैसे देखिए कि कोई भी डिटर्मिनेंट जब हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग का कोशिश ये होता है कि किसी एक रो या एक कॉलम में 2 0 आ जाए। बोलिएगा इससे फायदा क्या होगा सर, तो जहां पे आप 3 स्टेप में कैलकुलेशन करते हैं वहां पे 1 स्टेप में कैलकुलेशन होगा। अब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस है, आप सोचिएगा कि कौन इतना दिमाग लगाता है, डायरेक्ट हम कर देते हैं ना, उलझ जाइएगा, हो सकता है आपसे कैलकुलेशन ही ना हो, ठीक है। और बताए भी कि प्रॉपर्टी यूज क्यों करते हैं, तो मैथ में प्रॉपर्टी यूज इसलिए करते हैं कि मैथ आसान हो जाए। इस और हम लोग के लाइफ में जो प्रॉपर्टी होता है उसको क्यों यूज करते हैं, तो हम लोग का जिंदगी सिंपल हो जाए, यही बताए थे ना। तो यहां पर अब हम देख रहे थे कि -3 और -2 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, और 1 1 2 कर रहे हैं -2, तो यहाँ पे -5 और +5 0, यहाँ पे -2 और +2 0। तो अगला जो, अब धीरे धीरे सीखना भी है, तो अगला जो स्टेप है हम R1 को चेंज करने जा रहे हैं, R1 + R2 + R3। क्या करने जा रहे हैं, R1 को चेंज करने जा रहे हैं, R1 + R2 + R3। तो देखिए, तो अब जो नया डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे डेल्टा, वो क्या हो जाएगा, तो 1 + 1 + 2 4 हो गया। नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, +2 और -2 0। नहीं, यहां पे क्या हो गया, -5 और +5 क्या आ गया, 0। समझ में आ रहा है बात। और R2 और R3 जैसे था वैसे, यानी कि यहां पे 1 1 -2, यहां पे क्या हो गया 2, यहां पे 1 और यहां पे -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या इस R1 में 2 0 आ गया, तो इसी के एलोंग है सो हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, तो एक ही स्टेप ना करना होगा। अब यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 के पहले प्लस या माइनस बता चुके हैं कि ये प्लस होता है, नहीं, तो 4 के पहले प्लस। अब 4 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, -3 और +2, -3 1 × -3 और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, तो -3 + 2 आ गया। -3 और +2 जब हम करेंगे तो क्या होगा, -1 × 4 -4 आ गया। कितना आ गया, -4, ठीक है, -4। अब हमको ये बताइए कि डेल्टा का जो वैल्यू है हम लोग तो निकाल लिए, क्या आया, 0 आया, नहीं आया। तो ए में हम क्या लिखा है, कॉपी देखिए, ए में हम क्या लिखा है कि अगर आपका डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आता है, डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आता है, तब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होगा, हाँ ये अलग बात है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू आप निकालेंगे तो 0 ही आएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे तो 0 0 0 ही आएगा।
बट डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का भी वैल्यू सब 0 होगा। क्यों होगा? तो देखिए, सबसे पहला चीज हम क्या लिखे कि हेयर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इक्वल टू 0। डेल्टा 1 0 क्यों होगा? तो डेल्टा 1 क्या होता था, याद है? x के कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है? 0 0, तो यहां पे 0 0 रख देंगे। और एक रूल बताए थे, नोट करके भी लिखाए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे लिखे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारा है सो 0 होगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, यानी कि 0 अपॉन क्या हो जाएगा? -4, तो 0 0 अपॉन कोई भी नंबर 0। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू, सबका वैल्यू क्या आया? 0 आया। सॉल्यूशन तो आया ना। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। एक पॉइंट में यही चीज हम आपको लिखा है। अब बी में लिखाए थे कि डेल्टा जब आप निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, डेल्टा जब आप निकालिएगा और 0 आ जाएगा तो x का वैल्यू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। और क्रेमर्स रूल में हम बताए थे कि क्रेमर्स रूल तभी वैलिड है जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाएगा तब तो अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? लेकिन अब यहां पे अगर हम बोल रहे हैं कि डेल्टा आप निकालते हो और डेल्टा का वैल्यू आ जा रहा है क्या? 0। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लिखा है रिजल्ट में? नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अगर आपका 1 अपॉन 0, ये सब 11th में आपको बेसिक में बता दिया गया है कि 1 अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनिटी लिखा गया, इसका मतलब है कि ये जो 0 है क्या है? टेंस टू 0 है। ये एग्जैक्टली 0 नहीं है। ये कैसे है? टेंस टू 0 है। आप लिमिट भी पढ़े और वो भी कैसे टेंस करेगा? तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट 1 बाई x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं तो ज्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 28 लिखिए, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नोट कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y माइनस 2z इक्वल टू 0। यही आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। अब इसको कह रहा है फिर कि सोल्व करके बताइए क्या होगा। तो आपको तो फिर वही बात लगेगा कि यहां पर भी तो सर कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां कैसे सोल्व करते हैं उसको समझिए। पहला काम हम आपको क्या बताएं? डेल्टा निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखिए कि गिवन इक्वेशंस आर आपका दिया हुआ है 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशंस आर 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 0, और थर्ड में है 2x प्लस 5y माइनस 2z इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 1 कह रहे हैं, इसको 2 और इसको 3 कह रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है? x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट से हम लोग एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 3 1 2, तो यहां पर लिखेंगे 3
1 2, y का कोफिशिएंट क्या है 1 -4 5, 1 -4 5, z का कोफिशिएंट क्या है 1 3 -2, तो यहां पे लिखेंगे 1 3 -2। अब इसका वैल्यू निकाल के सब लोग बताइए, डेल्टा का वैल्यू आप लोग निकाल के बताइए क्या रहा। किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है सब लोग रिप्लाई कीजिए। और इतना बार आपको तोड़ने के लिए सिखा दिए, तो अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरे से तो कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा। हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग जब एक्सपैंड करेंगे, फिर से एक बार सीखिए। फर्स्ट रो में सबसे पहला एलिमेंट क्या है 3, तो 3 लिखेंगे। 3 के पहले प्लस या माइनस साइन, तो बता चुके हैं यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होता है, अल्टरनेट होता है, तो यहाँ पे +3 हो गया। अब 3 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा -4 इंटू -2 +8, तो 8 और -15, तो यहां पे कितना हो गया 8 -15। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद मेरा क्या है 1, और 1 के पहले क्या होगा माइनस साइन, प्लस माइनस, तो यहां पे क्या लिखेंगे -1। अब 1 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, तो 1 इंटू -2 और -6, तो यहां पे क्या लिखेंगे -2 -6। इसके बाद क्या है 1, तो यहां पे लिखेंगे 1 के पहले प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे लिखेंगे +1। 1 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, क्या हो गया 5 और +8, तो यहां पे लिखेंगे 5 + 8, ठीक है। अब देखिए तो 8 -15 जब करेंगे तो -7, अब -7 इंटू 3 माइनस कितना आ जाएगा 21। समझ में आ रहा बात, यहां पे कितना लिखेंगे -21। फिर देखिए -2 -6 -8 इंटू -1 +8, यहां पे कितना हो गया +13। अब देखिए तो क्या हो गया +13 और 8 21 और -21 0, यानी कि 21 -21 इक्वल टू क्या गया 0। यहां पर जब हम डेल्टा निकाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, और जब 0 आता है तब हम आपको क्या बताएं कि गिवन जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस दिया हुआ है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। बी में अभी 4 का सी का बी में हम यही पॉइंट लिखा है कि जो अगर आप डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं और वो 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि जो गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस दिया हुआ है वो कैसा सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा इनफाइनाइट। उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, हेंस कॉमा the given system of homogeneous equation, the given system of homogeneous equation has non-trivial solution, has non-trivial solution, and number of solution is infinite, and number of solution is infinite। infinite क्यों होगा ये सब लोग को क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं कि कोई भी दो इक्वेशन में x या y को कैंसिल करना है। तो इस तरह का इक्वेशंस आप पहले सोल्व किए होंगे। देखिए तो यहां पे अगर इक्वेशन 1 में हम 4 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दें 2 को, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशंस किस में आ जाएगा x और z में। समझ में आ रहा है बात। तो लिखिए 1 इंटू 4 प्लस 2 वी गेट, इक्वेशन 1 में 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा 12x, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 4y, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 4z इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 क्या है x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 0। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 4y प्लस माइनस कैंसल हो गया। तो यहां पे क्या हो गया 12x प्लस x 13x, और इधर क्या हो गया 4 प्लस 3 7z, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7z, यानी कि यहां पे 13x इक्वल टू माइनस 7z। तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 7 अपॉन 13z। अब x का वैल्यू आ गया, ठीक उसी तरह से y का भी तो वैल्यू z के टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इक्वेशन 2 में हम या इक्वेशन 1 में किसी से या इक्वेशन 3 से किसी से भी आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। हम इक्वेशन 1 से ही y का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फ्रॉम 1 में क्या हो जाएगा y इक्वल टू, अब देखिए यहां पे ये राइट साइड जाएगा तो माइनस z माइनस 3x। तो यहां पे क्या लिखेंगे y इक्वल टू माइनस z माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स मेरा कितना है माइनस 7 अपॉन 13z। तो यहां पे माइनस 7 अपॉन 13z लिख दिया। अब देखिए तो इसको जब आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 13z, अब माइनस माइनस प्लस 21z और अपॉन 13 होगा। एलसीएम जब लेंगे तो यहां पे क्या जाएगा माइनस 13z, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा प्लस 21z और अपॉन 13, नहीं अपॉन 13। अब इसको जब कीजिएगा तो 21 में से 13 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8। तो यहां पे लिखेंगे 8z अपॉन 13। तो y का जो वैल्यू आ गया 8z अपॉन 13। तो x और y का वैल्यू z के टर्म में आ गया। तो लास्ट में अब हम क्या करेंगे z इक्वल टू k या t कुछ भी आप पुट कर लीजिए। तो पुट z इक्वल टू हम यहां पे k कर रहे हैं। कुछ बुक्स में आपको k के टर्म में आंसर रहेगा, कुछ बुक्स में है सो t के टर्म में रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप t पुट किए आंसर k है तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहां पे अब z के जगह पे हम k जब पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस 7 अपॉन 13k, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 13k, और z का वैल्यू क्या हो गया k। समझ में आ रहा है बात, यानी कि यहां पर देन x का जो वैल्यू आ गया माइनस 7 अपॉन 13k और y का वैल्यू आ गया 8 अपॉन 13k। बोलिए यहां तक सब लोग को क्लियर है। अब इसी चीज को देखिए तो क्रॉस अगर मल्टीप्लीकेशन कर दे तो x का जो वैल्यू है माइनस 7k, y का वैल्यू 8k और z का वैल्यू हम 13k कर देंगे, सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। बात तो एक ही हो गया। और k का वैल्यू कुछ भी पुट करते चले जाइए, k का वैल्यू कुछ भी आप पुट कीजिए x बाई z का वैल्यू देते चला जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। समझ में आ रहा बात। तो यहां पे लास्ट में इधर सब यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। तो लास्ट में एक लाइन लिख लीजिए कि हेंस x इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं माइनस 7k, y इक्वल टू क्या लिख रहे हैं 8k और z इक्वल टू कर देंगे 13k। ठीक है, हेंस x इक्वल टू माइनस 7k, y इक्वल टू 8k and z इक्वल टू 13k are the, hence x इक्वल टू माइनस 7k, y इक्वल टू 8k and z इक्वल टू 13k are the solution of the homogeneous system of equations, where k is the any arbitrary constant, where k is the any arbitrary constant। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए दोनों तरह का रिजल्ट के लिए हम अलग अलग क्वेश्चंस हम करवा दिए।
एक में क्या आया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तब उसको आंसर क्या हुआ, और एक आया डेल्टा इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व किए। एक इसी में तीसरा तरह का जो क्वेश्चंस रहता है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस लिखिए 29 में, यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 29 लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की जगह पे बहुत सारे बुक में लैम्डा लिखा हुआ रहता है। अब लैम्डा रहे, के रहे, टी रहे, कुछ भी रहे, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्वेश्चंस का नेचर को आप पकड़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, find the value of k for which the following system of equations has non-trivial solution, has non-trivial solution। पहला जो इक्वेशन है x प्लस के वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस के वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 4z इक्वल टू 0। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशंस, ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए सब लोग, क्वेश्चन लिख लिए सब लोग। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहला काम कि आप k का वैल्यू बताइए। कब, जब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, 0। 4C का बी पॉइंट आप रिजल्ट अभी देखिए। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है तो डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, 0। दैट इज, और डेल्टा मेरा क्या होता है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट से हम लोग डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, 1 2 3, तो यहां पर लिखेंगे 1 2 3। y का कोफिशिएंट क्या है, k माइनस के 5, तो k माइनस के 5। z का कोफिशिएंट क्या है, -1 3 -4, -1 3 -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वल टू 0 क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन सिस्टम जो इक्वेशन है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब कहते हैं, जब डेल्टा का वैल्यू 0 होता है, यानी कि डेल्टा ये हुआ तो इतना इक्वल टू 0। अब किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपैंड कर दीजिए। हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड यहां पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग जब एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो यहां पे हम लिखेंगे 1, ठीक है, 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए। क्या दिख रहा है, 4k माइनस 15, 4k माइनस 15। दूसरा एलिमेंट क्या है, k के पहले क्या होगा, माइनस साइन, तब क्या लिखेंगे यहां पे, माइनस k। अब k जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। क्या दिख रहा है, -8 -9, तो यहां पे लिखेंगे -8 -9। फिर क्या है, -1, इसके पहले क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहां पे लिखेंगे -1। -1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक देंगे, क्या हो गया, 10 + 3k, तो 10 + 3k इक्वल टू क्या है, 0, तो यहां पे लिख दिए इक्वल टू 0। बाकी तो कैलकुलेशन है, तो k का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। यहां पर क्या हो गया, यहां पे क्या लिखेंगे, 4k माइनस 15, और इधर क्या हो गया, 8 और 9 17, अब माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे हो गया +17k, इधर क्या हो गया, -10 और -3k इक्वल टू 0। अब k देखिए कितना हो गया, 4k और 17k 21k, और उसमें से 3k चला गया, कितना आ गया, 18k, तो 18k और इधर 15 और -10 25, राइट साइड जाएगा तो +25, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइड 18k इक्वल टू 25। तो k का वैल्यू क्या हो गया, 25/18। तो एक आंसर तो आपका निकल गया,
क्वेश्चन में क्या कर रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना था। कब, जब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो के का वैल्यू निकल गया 25/18। अब इसके बाद कहता है कि इसका सॉल्यूशन भी आप बताइए। सॉल्यूशन बताइए का मतलब क्या हुआ, x का भी वैल्यू बताइए, y का भी वैल्यू बताइए और z का भी वैल्यू बताइए। तब हम क्या करेंगे, k का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे। तो लिखिए, यहां तक सब लोग कर लिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, कॉमा गिवन इक्वेशंस बिकम्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k गिवन इक्वेशंस बिकम्स, जब k का वैल्यू आप पुट करेंगे 25/18, तो एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 18x प्लस 25y माइनस 18z इक्वल टू 0। ये सब कैलकुलेशन आता है ना। k का वैल्यू 25/18 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 18x प्लस 25y माइनस 18z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, 18x प्लस 25y माइनस 18z इक्वल टू 0। इसमें k का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36x माइनस 25y प्लस 54z इक्वल टू 0। तो यहां पर आ गया 36x माइनस 25y प्लस 54z इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन में तो k है नहीं, तो यही रह गया 3x प्लस 5y माइनस 4z इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या बताए थे, अभी किए हैं कि कोई भी दो इक्वेशन में x या y को कैंसिल कर दीजिए। अब यहां पे तो देखिए तो y कैंसिल हो रहा है, तो इक्वेशन अगर इसको हम 1 कहें, इसको हम 2 कहें और इसको हम 3 कहें, तब इक्वेशन 1 और 2 को सिंपल हम ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब इक्वेशन x और z में आ जाएगा। x का वैल्यू फिर z के टर्म में निकालेंगे, y का वैल्यू फिर z के टर्म में निकालेंगे और z इक्वल टू t पुट कर दीजिए या k पुट कर दीजिए तो x y z का वैल्यू निकल जाएगा। है आसान, सबको समझ में आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा, बन जाएगा, असाइनमेंट में दिया हुआ है, सब लोग कर लीजिएगा। और इतना बताने के बाद एक भी क्वेश्चंस नहीं बचना चाहिए जो आपसे ना बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने जा रहे हैं। लिखिए, एडिंग 1 and 2 वी गेट। तो 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो डायरेक्ट अब कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 54x और इधर कितना हो जाएगा 36z इक्वल टू 0। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू z के टर्म में निकाल, बात एक ही होगी, या z का वैल्यू x के टर्म में निकालिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहां पे अगर हम आपसे z का वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2x, z का वैल्यू क्या हो जाएगा -3/2x। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो x के ही टर्म में निकाल लिए, x का ही वैल्यू। देखिए, ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि हमेशा हम z को ही k मानेंगे या z को ही t मानेंगे। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू, z का वैल्यू x के टर्म में निकाल रहे हैं और x इक्वल टू t मान लेंगे, क्या दिक्कत है, मेरी मर्जी। तो फ्रॉम 3 से अब देखिए हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो फ्रॉम 3 से y का जब वैल्यू निकालेंगे तब 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड जाएगा तब 4z और माइनस 3x हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 4z माइनस 3x, तो 5y इक्वल टू, अब यहां पे देखिए z का वैल्यू मेरा निकाला हुआ है, तब 4 इंटू -3/2 इंटू x हो गया और माइनस 3x। अब इसको जब इधर तो सब लोग कर ही लिए, तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बताइए तो क्या हो जाएगा,
ये कैंसल हो जाएगा 2 टाइम से, तो कितना हो जाएगा -6x और -3x, तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे -6x और -3x कितना हो गया -9x, तो 5y इक्वल टू -9x, तो y इक्वल टू क्या हो गया, तो देयरफॉर y इक्वल टू -9/5x। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू टी मान लेंगे या x इक्वल टू के मान लेंगे, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल टू अगर t आ गया तो y का वैल्यू क्या आ गया -9/5t, y का वैल्यू क्या आ गया -9/5t, और z का वैल्यू क्या आ जाएगा, z का वैल्यू आ जाएगा -3/2t, तो माइनस यहां पे 3/2t। तो ये डिपेंड करता है ना कि आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ। अब यहां पे हम क्या किए, z इक्वल टू के नहीं माने, हम x इक्वल टू मान लिए, t मान लिए, k मान लिए। नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि वेयर t इज एन आर्बिट्ररी नंबर, वेयर t इज एन आर्बिट्ररी नंबर, यही आपका आंसर हो गया, वेयर t इज एन आर्बिट्ररी नंबर। कोई भी आर्बिट्ररी नंबर है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चंस लिखिए, इफ a, b, c are non-zero real numbers, are non-zero real numbers, and if the system of equations, and if the system of equations a minus 1 into x इक्वल टू y प्लस z है, कॉमा दूसरा इक्वेशन है b माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू z है, z प्लस x है, और तीसरा इक्वेशन है c माइनस 1 इंटू जेड इक्वल टू x प्लस वाई, हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, has a non-trivial solution, then prove that AB plus BC plus CA equal to ABC, then prove that AB plus BC plus CA equal to ABC। देखिए क्वेश्चन देख करके ना डरना नहीं है, सबसे पहला बात उसको क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एबीसी आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो उससे उतना कोई मतलब है नहीं, मतलब मेन है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नहीं मतलब हमको किससे है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से। और कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, होमोजीनियस, देख लीजिए कहीं भी कांस्टेंट टर्म नहीं है क्या, नहीं है, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दिया हुआ है, और रिजल्ट में हम आपको बता चुके हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब डेल्टा का वैल्यू 0 होता है। तो अब इसको जब हमको सोल्व करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक इक्वेशंस को लिखेंगे, तो गिवन इक्वेशंस आर या गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, लिखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, यहां पे सिस्टम छूट गया है, इसको कर लीजिएगा, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर। अब देखिए तो क्या होगा, इस y को उधर ले जाएंगे, z को उधर ले जाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
a माइनस 1x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। लिखिए a माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा में देखिए फिर z भी उधर जाएगा x भी उधर जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस बी माइनस वन इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। और तीसरा इक्वेशन क्या होगा, x और y फिर उधर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस सी माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू 0। इक्वेशंस को हम क्या किए, पहले सिस्टमेटिक लिख लिए। अब देखिए तो दिख रहा है ये होमोजेनियस इक्वेशंस है। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा का वैल्यू क्या होता है 0। डेल्टा का वैल्यू क्या होता है 0। तो एक लाइन लिख लीजिए, सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, since system of equations has non-trivial solution, therefore delta equal to क्या हो जाएगा 0। therefore delta equal to क्या हो जाएगा 0। अब क्या लिखेंगे, डिसिंपलाई। डेल्टा मेरा क्या होता है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट से हम लोग एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a माइनस वन, यहाँ पे क्या है माइनस वन, यहाँ पे क्या है माइनस वन। तो यहां पे लिखेंगे a माइनस वन माइनस वन माइनस वन। y का कोफिशिएंट क्या है माइनस वन, b माइनस वन और माइनस वन। तो माइनस वन b माइनस वन माइनस वन। z का कोफिशिएंट क्या है माइनस वन और c माइनस वन। तो यहां पे माइनस वन c माइनस वन। कहीं कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है, जीरो रो का कुछ चक्कर है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग सोल्व करेंगे। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। डेल्टा इक्वल टू 0 है, तो दिस इंप्लाइज ये डेल्टा आ गया इक्वल टू 0। तो अब इसको हम R1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। अब R1 के अलोंग जब आप एक्सपैंड कीजिएगा तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है a माइनस वन। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज a माइनस वन। अब a माइनस वन के पहले प्लस या माइनस, तो ऑब्वियस है कि प्लस होता है। अब तो बता दिए हैं कि क्यों होता है प्लस। रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे इवन नंबर आ जाए तो प्लस, और नंबर आ जाए तो माइनस, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। अब a माइनस वन जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। दिख रहा है दो ऑर्डर का डिटरमिनर। कैसे सोल्व करते थे, दिस माइनस दिस। तो यहां पे क्या हो जाएगा b माइनस वन इंटू सी माइनस वन। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस माइनस माइनस, तब क्या लिखेंगे माइनस वन। इसके बाद क्या है माइनस वन। अब माइनस वन के पहले माइनस साइन देंगे, यहां पे माइनस वन आ गया। अब माइनस वन के पहले क्या हो जाएगा माइनस साइन, नहीं। अब माइनस वन जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए। क्या दिख रहा है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस सी, माइनस वन है ना, तो माइनस सी प्लस वन, या ब्रैकेट दे करके लिखिए माइनस सी माइनस वन, जैसे आपको डील करता है। अब माइनस साइन के साथ फिर वन हो जाएगा, तो यहां पे फिर क्या लिखेंगे माइनस वन। इसके बाद फिर देखिए माइनस वन है, प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस वन। माइनस वन जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, क्या हो गया वन। अब माइनस साइन के साथ b माइनस वन, तो यहां पे लिखेंगे वन, माइनस साइन देंगे, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस b माइनस वन। देखिए ये माइनस हो गया, इसके पहले क्या होता है माइनस साइन लगता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया b माइनस वन। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, नहीं इसके बाद क्या है कैलकुलेशन है। अब देखिए यहां पे जब कैलकुलेशन हम करेंगे, कर लेंगे खुद से। देखिए यहां पे a माइनस वन है, तो a माइनस वन लिखे। अब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b को c से कीजिएगा तो bc हो जाएगा।
b को -1 से जब करेंगे तो -b होगा, ठीक है। -1 को c से करेंगे तो -c होगा, और -1 +1 हो गया। अब फिर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 दे दिए, इधर का काम खत्म। यहाँ पे माइनस है देखिए, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। इसके बाद फिर क्या, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो -c +1, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में -c +1, और यहाँ पे फिर -1 है तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, तो यहाँ का काम खत्म। इसके बाद देखिए फिर ये क्या है, -1, तो यहाँ पे हम -1 लिख दिए, और इसका ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 1 + b - 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + b - 1 = 0। कैलकुलेशन देखिए, मत उतारिए आप, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा ना, नहीं तो उतारने में आप गलत उतार दोगे, और खुद से कीजिएगा ना तो गलती नहीं होगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है नहीं, कैलकुलेशन खुद से कीजिए और यही हैबिट में डालिए, ठीक है। कैलकुलेशन अपने से कीजिए। अब यहां पर देखिए कुछ कैंसल हो रहा होगा, नहीं, क्या कैंसल हो रहा है, तो यहां पे +1 और -1 कैंसल, यहां पे +1 और -1 कैंसल, यहां पे +1 और -1 कैंसल हो गया, ठीक है। अब ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए मेरा क्या है, यहां पे दिस इंप्लाई a -1, यहां पे क्या हो गया, BC - b - c, BC - b - c, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, -c, यहां पे आ गया -c, और यहां पे क्या हो गया, -b, और =0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ABC हो गया, इसको फिर इससे करेंगे तो -AB हो गया, इसको इससे करेंगे तो -AC हो गया, इसको इससे करेंगे तो -BC हो गया, इसको इससे करेंगे तो +B हो गया, और इसको इससे करेंगे +C हो गया, और यहां पे -C है फिर -B है =0। फिर देखिए +B और -B कैंसल, नहीं, अब +C और -C आपका कैंसल, नहीं, +C - C कैंसल, +B - B कैंसल, तो देयरफॉर अब देखिए तो ये माइनस में है तीनों, तो इसको राइट साइड लेकर के चले जाएंगे तो तीनों प्लस हो जाएगा, और यही तो प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AB + BC + CA = ABC, AB + BC + CA = ABC, यही आपको प्रूव करना था। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, आज आपको बताया कि होमोजेनियस इक्वेशंस किसको कहेंगे, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस किसको कहेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस किसको कहेंगे, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस किसको कहेंगे, और अगर आपका होमोजेनियस इक्वेशंस दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, वहां पे हम आपको बताया कि सबसे पहले डेल्टा निकालिए, और डेल्टा का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है एज वेल एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि नंबर, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है ना, तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब 1 सॉल्यूशन, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सब लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए आज इसी उम्मीद से इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते, और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू।
तीनों, तो इसको राइट साइड लेकर के चले जाएंगे तो तीनों प्लस हो जाएगा, और यही तो प्रूव करना था। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू ABC। AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू ABC, यही आपको प्रूव करना था। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे? आज आपको बताया कि होमोजेनियस इक्वेशंस किसको कहेंगे, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस किसको कहेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस किसको कहेंगे, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस किसको कहेंगे, और अगर आपका होमोजेनियस इक्वेशंस दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, वहां पे हम आपको बताया कि सबसे पहले डेल्टा निकालिए, और डेल्टा का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है एज वेल एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू।